नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम आपके सामने नया इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं और वो है महासागरीय धाराएं यानी कि ओशियन करंट्स। महासागरीय धाराओं की बात की जाए तो सबसे पहली बात आती है कि आखिरकार महासागरीय धाराएं हैं क्या। तो जैसे हम जानते हैं कि नदी की धारा, अब अगर हम इसे नदी की धारा से कंपेयर करें तो नदी की धारा क्या होती है। नदी की धारा का मतलब है जल का एक ऐसा भाग या ऐसा बॉडी, ऐसा निकाय जिसका एक स्रोत होता है और गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में आकर वह किसी ऊंचे स्थान से निकलती है और किसी बड़े जल के स्रोत में मिल जाती है, जो नदी भी हो सकती है, सागर भी हो सकता है या बड़ी सी झील भी हो सकती है। वहीं इसकी एक निश्चित चौड़ाई होती है, लंबाई होती है और गहराई होती है। साथ में बहुत सारे स्थलाकृतियों का निर्माण करती है। इसका एक क्षेत्र होता है जिसमें इसका पानी फैलता है या बोले बाढ़ के समय आता है। तो कुछ इस तरीके से हम नदी की धारा को एक्सप्लेन करते हैं। यानी ठीक नदी की धारा के जैसे महासागर की भी धारा होगी, लेकिन आम आदमी के हिसाब से बोला जाए तो आम आदमी तो बस यही जानता है कि महासागर स्थिर है, वो कभी नहीं मूव करता। लेकिन ऐसा नहीं, महासागरों के अंदर भी महासागरीय जल का एक ऐसा भाग है जो कंटिन्यूअस फ्लो कर रहा है, कंटिन्यूअस लगातार चल रहा है, गतिशील है और इसकी भी एक निश्चित चौड़ाई है, लंबाई है और गहराई है। जो अब बात उठती है क्या ये किसी ऊंचाई से निकलती है, तो नहीं, लेकिन मुख्यतः ये गतिशील है और पृथ्वी पे तापमान वितरण का काम करती है, यानी कि टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन का, जो निचले अक्षांशों से ऊपरी अक्षांशों की तरफ जाती है और ऊपरी अक्षांशों से निचले अक्षांशों की तरफ, मतलब गर्म अक्षांशों से ठंडे अक्षांशों की तरफ और ठंडे अक्षांशों से गर्म अक्षांशों की तरफ। अब बात उठती है कि अगर ये कहीं से निकलती नहीं है तो आखिरकार इसके कारण कौन कौन से, क्योंकि भूगोल जैसा आप जानते हो एक विज्ञान है और विज्ञान मतलब क्या, कहां से हुआ, सबसे अहम बात है, यानी इसकी उत्पत्ति कैसे होती है। तो सवाल यह उठता है जो आता है एग्जाम्स में कि महासागरीय धाराओं को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, या महासागरीय धाराएं किन कारकों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है और ये किस कारण से चलती हैं। तो अगर महासागरीय धाराओं को प्रभावित करने वाले कारकों की बात करें तो महासागरीय धाराओं को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे पहले आता है तापमान, और तापमान के कारण लवणता, यानी कि सैलिनिटी। फिर उसके बाद आता है हमारा तट का आकार, फिर आता है कॉरियोलिस बल और फिर आता है प्रचलित हवाएं या फिर पवनें, और फिर आता है समुद्र तल की स्थलाकृतियां। ये 6 कारक माने जाते हैं संभावित, जिसके कारण महासागरीय धाराएं चलती हैं या उत्पन्न होती हैं। इन 6 में से भी अगर हम एग्जैक्ट बोले तो ये 5 हैं जो महासागरीय धाराओं के उत्पन्न होने को या चलने के लिए
डायरेक्ट रूप से जिम्मेदार है। वहीं अगर सिक्स्थ की बात करें, महासागरीय तल की स्थलाकृतियां, तो कुछ विद्वानों के द्वारा, कुछ समुद्र शास्त्रियों के द्वारा माना जाता है कि ये प्रभावित करती होंगी, लेकिन कुछ ऐसा बोलते हैं क्योंकि महासागरीय धाराओं का मतलब है महासागरों के ऊपरी भाग में चलने वाली धाराएं, सतही धाराएं। इसके विपरीत जो है आंतरिक धाराएं भी चलती हैं, सतह के अंदर वाली, लेकिन उससे हमें कोई लेना देना नहीं होता। मुख्यतः सतह पे जो धाराएं चलती हैं उसको प्रभावित करती हैं। तो कुछ मानते हैं होता है, कुछ मानते हैं नहीं होता है। और हकीकत तो यह है कि वर्तमान समय में जो समुद्र शास्त्री हैं या मानव है, वो महासागरों के बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं जुटा पाया, या बेसिकली हम बोले तो अभी भी महासागर इंसानों के लिए एक क्वेश्चन मार्क है। महासागरों के अंदर क्या है, कैसे है, क्यों है, अभी भी हमारे पास इसका ज्ञान अधूरा है और हम उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, उनके बारे में अध्ययन करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए महासागरों के बारे में अध्ययन के रूप में भी या एकेडमिक्स में ज्यादा अवेलेबल नहीं है। फिर भी क्योंकि महासागरीय धारा एग्जाम में अक्सर आती हैं और इनके कारक भी पूछे जाते हैं, साथ में इनके प्रभाव भी पूछे जाते हैं, अच्छे बुरे। जैसे गौर कीजिए, गत वर्षों में पूछा गया है कि महासागरीय धाराओं को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं, और महासागरीय धाराओं का शिपिंग इंडस्ट्री यानी नौका उद्योग और फिशिंग इंडस्ट्री यानी मत्स्य उद्योग पे कौन कौन से प्रभाव पड़ते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक, यानी कि पॉजिटिव इफेक्ट और नेगेटिव इफेक्ट। तो इन सबको हम एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम तापमान की बात करते हैं, तो जैसा हम जानते हैं कि पृथ्वी पे सूर्य की किरणों से के आने के कारण पृथ्वी पे पृथ्वी के तापमान का मुख्य स्रोत सूर्य की किरणें, सौर ऊर्जा है जो आ रही है। और सौर ऊर्जा अक्षांशों के हिसाब से वितरित भी होती है, क्योंकि हमारी पृथ्वी झुकी हुई है, सीधी नहीं है, और इसी के परिणाम स्वरूप पूरी पृथ्वी अलग अलग तापमान पेटियों में बंट जाती है, गर्म तापमान पेटी, शीतोष्ण तापमान पेटी और शीत तापमान पेटी। तो जब सूरज की किरणें किसी स्थान पे पड़ेंगी या अक्षांश पे पड़ेंगी जहां महासागर मौजूद है, वहां का पानी गर्म होगा, और वहां के पानी के गर्म होने के कारण क्या होगा बच्चों, कि वो पानी गर्म होकर थोड़ा सा हल्का होगा, उसका घनत्व कम होगा और वो ऊपर की तरफ उठेगा, जिसके कारण वहां का समुद्र तल का जो ऊंचाई है वो बढ़ जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जो ठंडी महासागर होंगे, वहां पे पानी ठंडा होगा, और ठंडे पानी का घनत्व ज्यादा होता है तो वो नीचे की तरफ बैठेगा। तो अगर हम बोले तो गर्म पानी और ठंडे पानी में एक ढाल का निर्माण हो जाएगा। अब गर्म पानी थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा और ठंडा पानी का स्तर नीचे। तो यहां पे जो है ऊंचे स्लोप से निचले स्लोप की तरफ, यानी कि ऊंचे स्तर से निचले स्तर की तरफ महासागर के पानी का प्रवाह शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से तापमान जो है वो महासागर के पानी को या वहां के जल को मूव करने में मदद करता है। वहीं दूसरी तरफ तापमान की बात करें तो तापमान ही लवणता को भी प्रभावित करता है। अब बात उठती है लवणता का मतलब क्या है। तो बच्चों, जैसा आप जानते हो कि लवणता का मतलब होता है कि किसी भी जल के अंदर अशुद्धता का मौजूद होगा, जिसे हम पार्ट्स पर थाउजेंड में मापते हैं। यानी उसमें अगर इंप्यूरिटीज, अशुद्धता ज्यादा होगी तो उसकी सैलिनिटी ज्यादा होगी, यानी कि नमक ज्यादा होगा। वहीं जिसमें सैलिनिटी कम होगी उसका डेंसिटी थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि सैलिनिटी ज्यादा होती है तो घनत्व पानी का बढ़ जाता है। वहीं तापमान सैलिनिटी को गवर्न कैसे करता है। तो अब सवाल अक्सर आप देखते हो ये उठता है और पेपर में भी आता है कि पृथ्वी पे किस अक्षांश में ज्यादा पाया जाएगा आपको लवणता, और किस अक्षांश में समुद्र की लवणता कम होगी। गर्म पानी की लवणता ज्यादा होगी या फिर ठंडे पानी की लवणता ज्यादा होगी। तो आपने सोचा होगा कि सर जाहिर सी बात है कि ठंडे पानी की लवणता ज्यादा होगी। तो देखो बच्चों, ठंडे पानी की नहीं, गर्म पानी की लवणता ज्यादा होती है। अब बात उठती है क्यों।
आइए देखते हैं। लवणता यानी कि बच्चों अशुद्धता। अब जब तापमान ज्यादा होगा तो पानी वाष्पीकृत होगा, उसका वाष्पीकरण शुरू हो जाएगा, और वाष्पीकरण जब शुरू होगा तो शुद्ध पानी जल वाष्प बनकर वायुमंडल में चला जाएगा। तो जो पीछे छूट जाएगा वो क्या होगा? जाहिर सी बात है अशुद्धता मौजूद होगी। तो जो पानी गर्म होगा उसकी लवणता बढ़ जाएगी, और जो पानी ठंडा होगा उसकी लवणता कम हो जाएगी। इसी प्रकार से अगर आप देखो तो ठंडा पानी जल्दी जमता है और गर्म पानी लेट से जमता है, या बोले जिसमें लवणता कम होती है वो जल्दी जमता है और जिसमें लवणता ज्यादा होती है वो लेट से। कारण क्या है? तो कारण है कणों का एक समान होना या कणों का विभिन्न होना। जब कण एक समान होंगे तो सबका जो बॉइलिंग पॉइंट है और फ्रीजिंग पॉइंट है, यानी गर्म होने का टेम्परेचर और ठंडा होने का टेम्परेचर, वो एक समान होगा, तो वो एक तापमान पे ही गर्म हो जाएंगे या ठंडे हो जाएंगे। लेकिन उसमें अगर अशुद्धता मौजूद होगी, इंप्यूरिटीज होगी, लवणता होगी, तो अलग अलग कणों का अपना अपना अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है, अपना अपना फ्रीजिंग पॉइंट होता है। तो जाहिर सी बात है जब विभिन्न विभिन्न तापमान पे सब गर्म और ठंडे होंगे तो उनको जमने के लिए जो तापमान है वो जाहिर सी बात है कि अलग अलग चाहिए। इसीलिए वो लेट से जमते हैं और लेट से पिघलते हैं बेसिकली। ठीक उसी प्रकार से यहां होता है। अब अगर हम पृथ्वी पे लवणता के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, क्योंकि लवणता हमने छेड़ी है, तो चलो देख लेते हैं पूरे पृथ्वी पे अक्षांशों के अनुसार किन अक्षांशों में सबसे अधिक लवणता पाई जाएगी और सबसे कम। तो यहां पे 10 से 10 जैसा आप जानते हो विषुवत-रेखीय क्षेत्र है, 10 से 30 उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, और उसके ऊपर शीतोष्ण, और फिर उसके बाद शीत। तो अगर मैं सवाल पूछूं कि पृथ्वी के किस अक्षांश में सबसे अधिक लवणता पाई जाएगी, तो आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो बोलेंगे सर भूमध्य रेखा पे सबसे अधिक लवणता पाई जाएगी। अब बात उठती है क्यों? सोचा क्योंकि तापमान सबसे ज्यादा है यहां पे। सही है, आपका सोचना सही है, लेकिन आपने कुछ बातों को नजरअंदाज कर दिया। जैसे लवणता को प्रभावित करने वाले कारकों की बात करें तो तापमान के साथ साथ आसमान में बादलों का मौजूद होना, उसके बाद उन बादलों से वर्षा का होना, यह भी मायने रखता है, यानी कि शुद्ध पानी का उसमें जुड़ना। अब जैसे कि इक्वेटर की बात करते हैं, भूमध्य रेखीय क्षेत्र की, तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र में तापमान बहुत ज्यादा होता है, लेकिन गौर कीजिए पूरे दिन तापमान ज्यादा होने के कारण विषुवत रेखीय क्षेत्र में एक विशेषता और जुड़ जाती है कि शाम होते होते वहां तड़ित झंझावत की प्रक्रिया होती है, यानी कि थंडर स्ट्रॉम, और डेली शाम में बारिश होती है। अब यानी कि दिन में जल तो वाष्पीकृत हुआ जिसके कारण लवणता बढ़ी, लेकिन शाम होते होते जब वर्षा के कारण साफ पानी जो है वो उस जल में फिर से मिल गया तो उसकी लवणता ओवरऑल कम हो गई। लेकिन अगर हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की बात करें, 10 से 30 डिग्री वाला क्षेत्र, तो यह भी गर्म तापमान पेटी के अंदर आता है। जैसा हमने देख रखा है पहले भी वायुमंडल के सामान्य परिसंचलन में कि 30 से 30 डिग्री जो है गर्म तापमान पेटी है, तो तापमान यहां भी ज्यादा है, लेकिन यहां पे दो कार्य या दो कारक जो लवणता को प्रभावित करते हैं वो एब्सेंट है। और वो कौन कौन से? एक तो आसमान में बादलों का मौजूद होना, और दूसरा वर्षा। यहां आसमान खुला होता है, साथ में यहां वर्षा नहीं होती, बहुत कम होती है। तो जाहिर सी बात है कि यहां पे अगर 10 दिन कंटिन्यूअसली टेम्परेचर ज्यादा हुआ तो जाके 10 दिन में कहीं एक बार बारिश हो। लेकिन विषुवत रेखा पे डेली तापमान ज्यादा है लेकिन डेली बारिश भी है। तो जब हम औसतम लवणता की बात करेंगे, यानी कि अगर हम सपोज करो एक वीक के सैलिनिटी का डिफरेंस लेते हैं साप्ताहिक, तो जाहिर सी बात है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जो लवणता होगी
वो हमेशा ज्यादा होगी विषुवत रेखीय क्षेत्र के मुकाबले। क्यों? क्योंकि यहां साफ पानी मिल रहा है डेली शाम में, लेकिन यहां नहीं मिल रहा है। इसीलिए जब हम पृथ्वी पे लवणता का आकलन करते हैं और अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि पृथ्वी पे किन अक्षांशों के बीच या किन क्षेत्रों में सबसे अधिक लवणता पाई जाएगी, या फिर लवणता की बेसिस पे पृथ्वी के अक्षांशीय क्षेत्रों को घटते हुए क्रम में सजाएं या बढ़ते हुए क्रम में, तो अगर घटते हुए क्रम में सजाएंगे तो नंबर 1 पे हमारा आएगा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, जो 10 से 30 वाला क्षेत्र होगा उत्तर और दक्षिण अक्षांशों के बीच। फिर उसके बाद मध्यम लवणता वाला क्षेत्र हमारा आएगा 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के बीच का क्षेत्र। फिर उसके पश्चात जैसे जैसे हम 30 डिग्री अक्षांश उत्तर और दक्षिण से ध्रुवों की तरफ बढ़ने लगेंगे, लवणता की मात्रा धीरे धीरे घटती चली जाएगी क्रमबद्ध। यानी केवल जो डिफरेंस है वो उष्णकटिबंधीय और विषुवत रेखीय क्षेत्र के बीच है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। वहीं दूसरी तरफ अब जब लवणता की बात कर रहे हैं तो बात उठती है कि लवणता कैसे महासागरीय धाराओं के चलने को प्रभावित कर रहा है या फिर उनके उत्पन्न होने को प्रभावित कर रहा है। तो बेसिकली लवणता घनत्व को दर्शाता है और यहां O और RO की प्रक्रिया चलती है, यानी ऑस्मोसिस और रिवर्स ऑस्मोसिस, जिसमें हायर कंसंट्रेशन अधिक कंसंट्रेशन वाले क्षेत्र से कम कंसंट्रेशन वाले क्षेत्र की तरफ और कम कंसंट्रेशन से अधिक कंसंट्रेशन वाले क्षेत्र की तरफ चलती है। और इसी को हम आइसोहलाइन से दर्शाते हैं। और आइसोहलाइन गौर कीजिए क्या बोलता है कि महासागरों के अंदर वह क्षेत्र जो एक जैसी लवणता को दर्शाता है उसे आइसोहलाइन का नाम दिया जाता है, यानी कि सम लवणता रेखा, एक जैसी लवणता। सो बेसिकली एक पतला सा मेम्ब्रेन होता है, पतला सा, जो हायर और लोअर कंसंट्रेशन के पानी को अलग करता है। अब तापमान ने लवणता को गवर्न किया और लवणता के कारण जो है आपको एक तरीके से जो ओशियन वाटर है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव करेगी, यानी निचले अक्षांशों से उचली अक्षांशों की तरफ। अब बात करते हैं तीसरा, तट का आकार कैसे प्रभावित करेगा महासागरीय धाराओं को। तो मुख्यतः तट का आकार इन दोनों को प्रभावित करता है, यानी कि इन दोनों के प्रभावों को कम कर देता है। अब बात उठती है ये कैसे, तो आओ देखते हैं। सपोज करो कि तापमान के डिफरेंस के कारण जो है वो महासागरीय धाराएं सीधी चलना चाहती हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब ये चलेंगी तो अगर ये किसी तट से टकराती हैं तो इनको जाना सीधा था, लेकिन ये तट के आकार के हिसाब से मुड़ जाएंगी। अब बात उठती है क्यों, तो आप जानते हो और आपने पढ़ भी रखा है पृथ्वी के आंतरिक संरचना में या फिर बोले प्लेट टेक्टोनिक्स के अंदर, प्लेट विवर्तनिकी में, कि पृथ्वी की जो क्रस्ट है भूपरपट्टी ये दो भागों में बटी हुई है। कौन कौन सी, तो महाद्वीपीय क्रस्ट और महासागरीय क्रस्ट। और दोनों के दोनों क्रस्ट जो हैं ये दुर्बलता मंडल यानी कि स्थैनोस्फीयर पे तैर रहे हैं, यानी कोई भी किसी के नीचे नहीं है, दोनों एक समान है। जैसे एक बड़ा नाव और एक छोटा नाव पानी की सतह पे। तो अब बात उठती है कि जब महासागर और महाद्वीप एक समान है और एक ही पदार्थ के ऊपर तैर रहे हैं तो पानी तो इनके नीचे से जाएगा नहीं, तो आखिरकार जाहिर सी बात है जैसा तट मिलेगा वैसे चलेगा। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे नालियों का आकार ले लें, अगर पानी सीधा बहना चाहती है तो सीधा तो जाना चाहेगी, लेकिन अगर नालियों का आकार दाहिने या बाएं मुड़ जाता है तो गौर कीजिए वह पानी उसी आकार में बहना शुरू करता है, जबकि ढलान सीधी है, जाना वो सीधा चाहती है।
लेकिन सीधा नहीं जा पाएगी। जैसे घर में हम पानी गिराते हैं तो दीवालों से टकराकर पानी का जो फर्श का ढलान है वो दूसरी तरफ है, लेकिन दीवाल उसे रोक रहे हैं तो वो उसके साथ ही चलना शुरू कर देती है। ठीक वैसे ही यहां पे होगा। कैसे, आओ देखते हैं। ये जो मैं आपको रेखाएं बना रहा हूं, बेसिकली ये विषुवत रेखीय धारा है जो विषुवत रेखा पे अलग अलग महासागरों में चलती है। अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर, क्योंकि आर्कटिक और एंटार्क्टिक आप जानते हैं जमे हुए हैं। तो अब यहां ध्यान दो कि एक नंबर को बेसिकली यहां पहुंचना है और यहां पहुंचना चाहती है, और ये पूरे अर्थ को सरकम नेविगेट यानी कि घूमना चाहती है, गोल। लेकिन जैसे ही यह दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तट से टकराती है, यह दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तट से टकराकर या तो ऊपर की तरफ चली जाएगी या फिर नीचे की तरफ चली जाती है। तो जब आप महासागरीय धारा पढ़ते हो तो देखते हो कि उत्तरी प्रशांत महासागर में फ्रेंच गुयाना की राजधानी काइन से जब यह धारा गुजरती है तो काइन धारा बन जाती है, और फ्लोरिडा के पास फ्लोरिडा धारा, और जैसे ही गल्फ ऑफ मैक्सिको से निकलती है यह कुछ ऐसे दक्षिणी उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट से होकर उसके साथ चलती है। जाना तो सीधा चाहिए था, अगर ऐसे भी जा रही है तो सीधा, लेकिन वो तट का आकार पकड़ लेगी। वहीं अगर हम इस धारा की बात करें तो जो उत्तरी विषुवत रेखीय धारा है, उससे पहले मैं इसकी बात कर लेता हूं, ब्राजील के तट को पकड़कर नीचे उतर जाती है। वहीं प्रशांत महासागर में जो उत्तरी विषुवत रेखीय धारा है, अब ये जाना सीधा है इसे, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये जापान के तट को पकड़कर और एशिया के पूर्वी तट को पकड़कर ऐसे मुड़ जाती है। वहीं नीचे वाली जो है ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट को पकड़कर नीचे उतर जाती है। यानी तटों के हिसाब से इनका जो मूवमेंट है वो प्रभावित होता है। यानी लवणता और तापमान के डिफरेंस के कारण ये चलना किसी और दिशा में चाहती है, लेकिन बीच में तट आने के कारण इनकी दिशा बदल जाती है। यानी इन दोनों पे तट का आकार जो है वो इन दोनों के प्रभाव को कम कर देता है। अब तट के प्रभाव के अलावा जो कॉरियोलिस बल है ये भी इन दोनों के प्रभाव को खत्म कर देगा। अब बात उठती है क्यों, तो जरा ध्यान दीजिए। जब ये चली तट के आकार को पकड़कर, तो उससे पहले जरा एक और मैं अगले फैक्टर को बता दूं, फिर कॉरियोलिस फैक्टर को बताऊंगा, और वो है प्रचलित हवाएं, यानी कि परमानेंट विंड, जिसे हम प्लैनेटरी विंड्स बोलते हैं। गौर कीजिए तो 30 से 60 डिग्री के बेल्ट में हमने वायुमंडल के सामान्य परिसंचलन में पढ़ा था कि पछुआ पवनें चलती हैं उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी। ठीक है, तो पछुआ पवनें जब चलेंगी तो गल्फ स्ट्रीम को आगे की तरफ लेके चली जाती हैं, और पछुआ पवनों के प्रभाव में इन धाराओं को हम उत्तरी अटलांटिक महासागर में उत्तरी अटलांटिक अपवह के नाम से जानने लगते हैं, और यही धारा दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवन अपवह के नाम से जानी जाती है। सभी महासागरों के दक्षिणी भाग में, जहां आप जानते हो कि जमीनी भाग कम होने के कारण या महाद्वीपीय भाग नहीं होने के कारण महासागरों पे चलने वाली पछुआ पवनों की गति बढ़ जाती है, जिसके कारण इन्हें हम गरजता 40, प्रचंड 50 और चीखता 60 बोलते हैं। अब बात यह उठती है कि जब पछुआ पवनों की गति ज्यादा होगी तो एक ही दिशा में ये उस पानी को धकेलेंगी, और क्योंकि ये आज से नहीं करोड़ों सालों से एक ही दिशा में चल रही है, तो जाहिर सी बात है ये पूरा का पूरा एक ऐसा चक्र बना देंगी महासागरीय जल का जो एक ही दिशा में भागेगा। क्योंकि हम जानते हैं प्रचलित पवनें हो,
जिनको हम ग्रहीय पवने या स्थायी पवनों का नाम देते हैं, इनकी दिशा कभी नहीं बदलती। तो जाहिर सी बात है, जब इनकी दिशा नहीं बदलेगी तो महासागरों के जल को धकेलने का जो काम है वो भी कभी नहीं रुकेगा। और बात उठती है, आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी महासागरीय धारा पवनों के प्रभाव से चलती है? तो जिस भी धारा के नाम के आगे, ठीक है, यानी अंतिम में अपवह जुड़ जाए, जैसे उत्तरी अटलांटिक अपवह, पश्चिमी पवन अपवह, या फिर उत्तरी पैसिफिक अपवह, ठीक, प्रशांत महासागरीय अपवह, तो जिस भी धारा में अपवह जुड़ जाए वो प्रचलित पवनों के प्रभाव में चलती है। यानी टेम्परेचर और सैलिनिटी पे फिर से जो है वो पवनों ने प्रभाव डाल दिया। और उसके बाद आते हैं कॉरियोलिस बल की तरफ। कॉरियोलिस बल याद कीजिए क्या बोलता है कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण कोई भी स्वतंत्र रूप से चलने वाली वस्तु अपने वास्तविक दिशा के दाहिनी तरफ उत्तरी गोलार्ध और बाईं तरफ दक्षिणी गोलार्ध में मुड़ जाएगी। और जैसा हमने महासागरीय धाराओं के डेफिनेशन में देखा कि महासागरीय धाराएं एक स्वतंत्र रूप से चलने वाली बॉडी होती हैं, तंत्र होती हैं, जिनकी चौड़ाई, गहराई और लंबाई होती है। यानी ये महासागरों के सतह के साथ चिपक के नहीं चल रही। तो जाहिर सी बात है, जब ये फ्रीली चलेंगी, तट को छोड़ देंगी और बीच महासागर में पहुंचेंगी, तो इन पे कॉरियोलिस बल लगेगा। और कॉरियोलिस बल लगने के कारण अगर मैं बात करूं उत्तरी गोलार्ध की, तो ये अपनी दिशा के दाहिनी तरफ मुड़ेंगी, वहीं फिर से, और ये एक तरीके से चक्र का निर्माण कर देती हैं, जिसे हम महासागरीय गायर का नाम देते हैं या सागरीय गायर बोलते हैं। टेक्निकल भाषा में जब आप ऑप्शनल वगैरह की पढ़ाई करोगे तो इसे एकमैन स्पाइरल का नाम दिया जाता है। और इसी में से एक धारा जो है यूरोप के पश्चिमी तट से कैनरी धारा बन के उतर जाती है। और जैसे जैसे हम नीचे चलते चले जाते हैं, यही धारा जो अपने दिशा के दाहिने या बाएं तरफ मुड़ती है, तो ठीक एक विपरीत धारा का निर्माण करती है, जिसे हम महासागरीय निचली धारा का नाम देते हैं सब सरफेस करंट, जो इन धाराओं को कंपनसेट करने का काम करती है, क्योंकि ये चक्र का निर्माण तो करेंगी ही करेंगी। अगर सतह का पानी निचले अक्षांश से ऊपरी अक्षांश तक जाएगा तो उसके नीचे वाला पानी उसे कंपनसेट करेगा, यानी वहां जाकर पानी जो है वो भारी होकर नीचे बैठेगा और कुछ इस प्रकार से घूमेगा, तो एक चक्र बनता है। और यह तापमान रेगुलेशन का काम करती है। तो कुछ इस प्रकार से कॉरियोलिस बल भी महासागरीय धाराओं के मूवमेंट को अफेक्ट करता है। ये तो 5 ऐसे कारक हैं जो हमने देखा कि महासागरीय धाराओं को प्रभावित करने वाले हैं, और वो भी डायरेक्टली। तापमान से लवणता, लवणता से घनत्व, और फिर ऑस्मोसिस या रिवर्स ऑस्मोसिस। लेकिन जब ये चलेंगे तो तट का आकार उन दोनों के प्रभाव को, तापमान और लवणता के प्रभाव को कम कर देगा या फिर उन्हें 0 कर देगा। वहीं दूसरी तरफ जो प्रचलित हवाएं हैं वो भी इनको एक दिशा में धकेलती हुई चलेंगी, और अगर ये खुले महासागर में चलेंगी तो इन पे कॉरियोलिस बल लगेगा और ये अपने दिशा के दाहिनी या बाईं तरफ मुड़ जाएंगी। तो ये तो 5 परफेक्ट संभावित कारण माने जाते हैं। वहीं जो 6th वन है, महासागरीय तली की स्थलाकृतियां या महासागरीय स्थलाकृतियां, उसको संभावित कारण माना जाता है, क्योंकि कुछ महासागरीय धाराएं गहरी हैं, कुछ महासागरों में जो स्थलाकृतियां हैं वो ऊंची हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब वो उनसे टकराएंगी तो ऐसा मानते हैं कि उसे विभाजित कर देंगी या उनके रास्ते को बदल देंगी। वहीं जो सब सरफेस करंट चल रही है महासागरों के अंदरूनी भाग में, उन्हें भी वो प्रभावित कर सकती हैं, क्योंकि अगर महासागरीय स्थलाकृतियों की बात की जाए
तो जो स्थलाकृतियां पृथ्वी के सतह पे यानी कि महाद्वीपीय भाग में मौजूद है, वही हूबहू महासागरों के अंदर भी है। यानी महासागरों का पानी निकालकर अगर हम जमीन पे रख दें, तो जैसे आपको महाद्वीपीय भाग में पर्वत मौजूद है, पठार मौजूद है, या फिर घाटियां पाई जाती हैं, भ्रंश पाए जाते हैं, वही हूबहू आपको महासागरों के अंदर भी है, लेकिन बस उसके नाम अलग है। जैसे महाद्वीपों पर पाए जाने वाली पर्वत श्रेणियां नॉर्मल सामान्य पर्वत श्रेणी के नाम से जानी जाती है, लेकिन महासागर में मिलेंगे तो महासागरीय पर्वत श्रेणियां बोली जाती हैं। महाद्वीपों पर पाए जाने वाले टेबल नुमा पर्वत जो हैं या ऊंची भूमि जो है वो पठार बोली जाती है। लेकिन अगर यही टेबल नुमा फ्लैट टॉप सरफेस यानी कि समतल जमीन जो ऊंचाई पे होगी, ऊंची होगी, उसे हम गायोट का नाम देते हैं। जो महाद्वीपीय भाग में जो मैदानी भाग है उसे हम समतल मैदान बोलते हैं, लेकिन अगर महासागरों में होगा तो उसे एबेसल मैदान बोलते हैं, एबेसल प्लेन। वहीं जो महासागरों में गर्त होंगे उसे महासागरीय गर्त का नाम दिया जाता है, और महाद्वीपीयों पे हम उसे कैनियन का नाम देते हैं। तो कुछ इस हिसाब से बस नाम अलग है, स्थलाकृतियां तो वही है, बस वो महासागरों के अंदर छिपी है। तो कुछ विद्वान ये मानते हैं कि वो भी प्रभावित करती होंगी, लेकिन हकीकत क्या है, अभी तक महासागर पूरी तरह से एक्सप्लोर्ड नहीं है, हम उन्हें अच्छे से नहीं जान पाए, उतनी टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं हुई कि महासागरों के अंदर पहुंचकर या उनके मूवमेंट को हम अच्छे तरीके से पढ़ सके, अध्ययन कर सके, क्योंकि अभी महासागरों के जल का जो दबाव है वो बहुत ज्यादा होता है, तो ज्यादातर मशीनें काम नहीं कर पाती। तो ये तो 5 ऐसे संभावित फैक्टर हैं पॉसिबल जो महासागरों के चलने को या उनके उत्पन्न होने को प्रभावित करती है। ये तो हमने देख लिया। अब बात उठती है कि जो सवाल का दूसरा भाग था और होता है कि आखिरकार ये महासागरीय धाराएं नौका उद्योग, शिपिंग इंडस्ट्री और फिशिंग इंडस्ट्री, मत्स्य उद्योग को कैसे प्रभावित करती हैं, और इनका सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ता है। तो गौर कीजिए, महासागरों की बात करें तो 5 महासागर हमारे पास मौजूद हैं, जो अभी मैंने बताया, जिसमें से 2 तो फ्रोजन है, यानी 3 है अटलांटिक, प्रशांत और हिंद महासागर। इनमें जो धाराएं चलेंगी वही प्रभावित करेंगी। और सबसे अहम बात कि गौर कीजिए, जब हमने तापमान को केंद्रित कर प्रभावित करने वाले कारक देखे थे, उसमें भी महासागरीय धाराओं को का प्रभाव देखा था, जो तट के तापमान को प्रभावित करती हैं। और महासागरीय धाराएं गर्म और ठंडी दोनों होती हैं। कारण है अक्षांश, गर्म अक्षांशों से चलेंगी तो गर्म होंगी, ठंडे अक्षांशों से आएंगी तो ठंडी होंगी। और जाहिर सी बात है, ये उस प्रवृत्ति को जब उस तट पर लेके जाएंगी तो वहां के मत्स्य उद्योग और नौका उद्योग को जाहिर सी बात है प्रभावित करेंगी। यानी वहां का शिपिंग इंडस्ट्री, तट खुले रहेंगे या तट जमे रहेंगे या तट सालों भर खुले रहेंगे, ये सारी चीजें। तो इन सभी को हम आने वाले क्लास में करेंगे, जिसमें सागरीय धाराओं के विभिन्न नाम, हर महासागर के हिसाब से, और उन पर्टिकुलर महासागरों का, उन महासागरों के अंदर मौजूद तटों पे क्या प्रभाव पड़ता है और उनकी क्या खासियतें हैं। तो इस चर्चा को लेकर हम अगले क्लास में आपके साथ मिलेंगे। तब तक बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, शुभ दिन।